हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू के सब्जेक्ट IBO 1 को। ये इसका चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण की विभिन्न अवधारणाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण, जैसे हमें पता है, ग्लोबलाइजेशन, जब हम पूरे विश्व के साथ बिजनेस करते हैं तो इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो इसकी विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, उनको उदाहरण सहित हमें बताना है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से फर्म का वैश्वीकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हमें पूरे बिजनेस करना है पूरे विश्व के साथ, तो फर्म का वैश्वीकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी फर्म है वो पूरे बिजनेस कर सकती है पूरे विश्व के साथ। तो वैश्वीकरण की अनेक धारणाएं हैं जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, वैश्वीकरण प्रबंधन केंद्रित संकल्पनाओं के अंतर्गत विशेषता जापानी फर्मों में पाया जाता है। ठीक है, तो जापानी फर्में होती हैं तो वो नॉर्मली पूरे विश्व के साथ ही बिजनेस करती हैं। तो वैश्वीकरण प्रबंधन, जो भी ग्लोबलाइजेशन मैनेजमेंट है, वो केंद्रित संकल्पनाओं के अंतर्गत जापानी फर्मों में ज़्यादातर पाया जाता है। वैसे तो आजकल सभी देशों की सभी फर्में लगभग वैश्वीकरण के में ही बिजनेस करना चाहती हैं, तो लेकिन जापानी फर्मों में ही ज़्यादातर ये वैश्वीकरण का मैनेजमेंट पाया जाता है। जैसे कि प्रबंधन मुख्य कार्यालयों में केंद्रित होता है, जो मेन हेड ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर मेन मैनेजमेंट होता है, वहाँ से केंद्रित होता है। वहीं से उसको जो अन्य शाखाएं हैं उनमें मैनेजमेंट किया जाता है। प्रबंध विदेशी संचालित इकाइयों में प्रायोजित होता है, तो जो भी मैनेजमेंट है वो विदेश में जो भी इकाइयाँ यूनिट्स चल रही हैं वहाँ पे भी चलाया जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण तंत्र, जैसे अनुसंधान व विकास, प्राप्ति, विक्रय, वितरण तथा विपणन के संस्थागत ढांचे आदि को निर्मित किया जाता है तथा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि भी की जा सकती है। तो जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर। इस क्रिया को 4 स्तरों में बांटा जाता है। ये जो एक्टिविटी है इसको 4 लेवल में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, वैश्विक दृष्टिकोण का निर्माण करना, क्योंकि फर्म को पूरे विश्व के हिसाब से अपना दृष्टिकोण अपनाना होता है, तो इसे कहते हैं कि वैश्विक दृष्टिकोण का निर्माण करना। सेकंड है निगम के मुख्यालयों की स्थापना करके विदेशी संगठनों का एकीकरण करना, कि जो भी कॉरपोरेशन फर्म है, जो भी कॉरपोरेट है, उसमें कई मुख्यालय, यानी कि वैसे तो एक ही हेड ऑफिस होता है, लेकिन बहु मुख्यालय मीन्स मैनी हेड ऑफिसेस की स्थापना करके विदेशी संगठनों का एकीकरण करना, कि जैसे अलग अलग देशों में अपने अपने हेड ऑफिसेस बनाए और इससे विदेशी संगठन जो भी हैं उनको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लिया जाए। थर्ड है विश्व मिश्रित प्रक्रिया को बढ़ावा देना, कि जो भी विश्व मिश्रित प्रक्रिया है पूरे विश्व के साथ जो हम बिजनेस करते हैं उस एक्टिविटी को इंक्रीज करना। उद्यमियों के मध्य प्रबंधन की स्थापना करके व्यक्तिगत प्रशासन को बढ़ावा देना, तो जो भी विभिन्न उद्यमी हैं उनके बीच में प्रबंधन की स्थापना करके व्यक्तिगत प्रशासन को बढ़ावा देना। फिर है इसके 4 पार्ट हो गए। थर्ड पॉइंट है इसका, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने। इन्होंने वैश्वीकरण को विश्व के बाजार का विशिष्ट परिणाम माना था, कि वैश्वीकरण अगर कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये विश्व के बाजार का एक स्पेशल रिजल्ट है। ओहेम के नीचे के द्वारा प्रस्तुत जापानियों के अनुसार वैश्वीकरण को एक व्यापारिक कड़ी की तरह समझा गया। तो ओहेम एक जगह है, वहाँ के नीचे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था एक समीकरण, कि जापानियों के अनुसार वैश्वीकरण को एक व्यापारिक कड़ी की तरह समझा गया है। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि जो जापानी है उनके अनुसार क्या है कि वैश्वीकरण है उसको एक व्यापारिक कड़ी की तरह समझा गया है। जैसे अपने देश में बिजनेस करते हैं वैसे ही हम विश्व के साथ भी कर सकते हैं। व्यापारिक कड़ी में फर्म के कार्यों जैसे अनुसंधान मीन्स रिसर्च हो गया, विकास मीन्स डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग उत्पाद हैं, जो भी प्रोडक्शन है इंजीनियरिंग के, वो साथ ही इसमें विक्रय सेवा मीन्स जो सेल सर्विसेज हैं, सेल की जो सर्विसेज हैं उनको सम्मिलित किया गया है। हर चरण में व्यापारिक कड़ी की क्रियाओं का विदेशी स्थान पर हस्तांतरण होता है। ओहिमी ने तर्क दिया था कि सभी विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक नए युग की शुरुआत करेंगे। तो जो भी डेवलपमेंट होगी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक नए युग की शुरुआत होगी। कंपनियों तथा ग्राहकों का क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से परे रहेगा, वह व्यापक होगा। तो जो भी कंपनियां हैं और जो कंपनियां जो अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्शन कर रही हैं और जो कस्टमर्स हैं जो उन प्रोडक्शन को खरीदेंगे, उनका जो क्षेत्र होगा वो राष्ट्रीय सीमाओं से परे होगा। खाली राष्ट्रीय सीमाओं तक ही नहीं होगा, पूरे विश्व तक फैला होगा और बहुत ही व्यापक होगा। नंबर 5 है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर लेविट के अनुसार वैश्वीकरण का तात्पर्य मानक उपभोक्ता वस्तुओं हेतु एक विश्व बाजार का निर्माण करना है, जिसके द्वारा फर्मों को उत्पादन,
विपणन व प्रबंधन से संबंधित पैमानों की बचत करनी होती है। तो हार्वर्ड बिजनेस के जो प्रोफेसर थे लेविट, उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है कि जो मानक उपभोक्ता वस्तुओं हेतु एक विश्व बाजार का निर्माण करना है। जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं उनके लिए पूरे विश्व में एक बाजार होना चाहिए, जिसके द्वारा फर्मों को उत्पादन मीन्स उसका प्रोडक्शन किया जाए, विपणन उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और साथ में प्रबंधन मीन्स उसका मैनेजमेंट करने से संबंधित जो भी पैमाने की बचतें हैं। क्योंकि अगर हम हाई लेवल पे बिजनेस करते हैं तो इसे बड़े पैमाने की बचत कहा जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर बिजनेस करने पर कुछ बचत प्राप्त होती है, कुछ फ़ायदा होता है। तो इससे बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त की जा सकती हैं। तकनीकी के द्वारा ही मानवीकरण की तरफ पुनः लौटा जा सकता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम मानवीकरण की तरफ दोबारा से लौट सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यह है कि मानवीकरण तो है ही, बिजनेस हम मशीनों लोगों के हेल्प से तो बनता ही है, श्रमिक के द्वारा तो बनता ही है, साथ में इसमें टेक्निक का भी अपना एक अलग रोल होता है। इनके अनुसार एक सफल वैश्विक निगम उन बाजारों की आवश्यकता हेतु होता है जो उत्पाद वरीयताओं, व्यय प्रवृत्तियों व क्रय की वरीयताओं में अलग अलग हैं। ठीक है, तो वैश्विक निगम क्या होते हैं? पूरे जो विश्व के कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उन बाज़ारों की आवश्यकताओं के द्वारा होता है, जो कि उत्पाद को वरीयता देते हैं। प्रोडक्शन में मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, व्यय प्रवृत्तियाँ कि कितना एक्सपेंसेस होंगे, और क्रय की वरीयताएँ कि किस तरह से कोई चीज़ परचेज़ की जाएगी। उनको वरीयताओं सबकी अलग अलग होती हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, तो इसके लिए उपभोक्ता अनुकूल सोच व विविधीकरण को नहीं त्यागता। तो इन सब चीज़ों के लिए कि कोई भी जो भी उत्पादन कर रहा है उसके उत्पाद थोड़े अलग टाइप के होंगे, एक्सपेंसेस भी अलग टाइप के होंगे, क्रय की वरीयताएं भी अलग अलग होंगी। तो इसके लिए जो हमारा जो कंज्यूमर होता है उसकी अनुकूल सोच होती है, और विभेदीकरण को नहीं त्यागता। वैश्विक निगम इन विभिन्नता को अनैच्छिक होने पर भी अपनाते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्नताएं अगर अलग अलग होंगी, अनैच्छिक होंगी, अनवांटेड होंगी, लेकिन फिर भी इनको अपनाते हैं। उदाहरण हेतु फोर्ड संयुक्त राज्य की एक कार कंपनी है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि फोर्ड की कारें आती हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये जानी पहचानी कार कंपनी ने कई बिंदुओं पर विश्व कार को बाजार तक लाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि हमने पढ़ा था अभी, कि वैश्वीकरण की विभिन्न अवधारणाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हमने फोर्ड कंपनी का उदाहरण भी दिया, और फिर जापानी कंपनी के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये एक, जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन टिप्पणी का आता ही है, तो ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन है कि इस पे हमें टिप्पणी बतानी है। सीमा पार विलय तथा अंजन क्या होता है? अर्जन। ठीक है, विलयन होता है किसी चीज़ का डिजोल्व हो जाना, और अर्जन होता है किसी चीज़ को अर्न करना। ठीक है, तो सीमा पार यानी कि अपनी देश की सीमाओं से परे, विश्व के साथ। तो विलयन तथा अर्जन एक ऐसा निवेश का माध्यम है जो फर्मों के उन विभागों को बेचकर जो कि उनकी मुख्य सक्षमता से बाहर होते हैं, तथा उन युक्तिपूर्ण संपदाओं को प्राप्त करते हैं जो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देते हैं। यानी कि जो कंपटीशन होता है ना विभिन्न फर्मों के बीच में, तो विलयन तथा अर्जन क्या है? एक निवेश का माध्यम है। कैसे निवेश का माध्यम है? जो फर्मों के उन विभागों को बेचकर जो उनकी सक्षमता से बाहर होते हैं, कि उन विभागों को जो भी डिपार्टमेंट है जो उनकी सक्षमता से बाहर है उनको बेचकर या और तथा उन युक्तिपूर्ण संपदाओं को प्राप्त करते हैं। अर्जन करना होता है प्राप्त करना, जो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाते हैं। तो अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा स्थिति को बढ़ाना, सुदृढ़ करना तथा परिप्रेक्षित करना होता है। इन संस्थाओं हेतु अन्य फर्मों से प्राप्त स्वामित्व जैसे तकनीकी योग्यता, स्थापित ब्रांड नेम, उन्नत प्रक्षेपण व अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क के कुशल प्रयोग द्वारा निगम की प्रतियोगी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किया जाता है। अब इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखिए, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर वो बहुत बड़ा प्लांट नहीं लगा सकती तो वो क्या कहती है कि फ्रेंचाइजी ले लेती है। ठीक है, उससे एक तो उसको नाम मिल जाता है, गुडविल मिल जाती है। तो उसी बात है कि अगर मतलब कोई प्लांट नहीं लगा सकती तो बनी बनाई चीज़ों को वो ले सकती है। तो विलयन तथा अर्जन ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी क्षमताओं से बाहर है उन विभाग को बेच दे, और या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी क्षमताओं से बाहर है उन संपदाओं को प्राप्त कर ले। तो इसे विलयन तथा अर्जन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मार्केट में इतना कंपटीशन है वो उसमें टिक पाते हैं। जैसे कि तकनीकी योग्यता, कि अगर हमारे पास वो टेक्निक नहीं है तो हम बाहर से मंगवा सकते हैं, क्योंकि अपनी टेक्निक बनाने में टाइम लगेगा, तो हम बाहर से ले सकते हैं। या फिर कोई ब्रांड नेम है तो उसकी हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जैसे बड़ी बड़े ब्रांड्स होते हैं ना। तो अपना जैसे मान लो एक स्कूल है,
स्कूल हम खोलते हैं मान लो, तो उसमें हमें अपने नाम कमाने में बहुत देर लगती है, तो क्या होता है कि लोग चले चलाए स्कूल की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो ब्रांड नेम मिल जाता है। इसी तरह उन्नत प्रेक्षण या अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क में कुशल प्रयोग द्वारा, तो यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास आसानी से अवेलेबल है वो तो ठीक है, जो नहीं है उसे हम बाहर से या तो विलीन कर सकते हैं या फिर अर्जन कर सकते हैं। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन के नेटवर्क के कुशल प्रयोग द्वारा निगम की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाने हेतु ये सब किया जाता है, जिससे कि वो बाजार में प्रतिस्पर्धा में टिक पाए। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देखिए, अभी तक हमें ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, एक होता है ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण युक्ति के विकल्प को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वैश्वीकरण तथा स्थानीयकरण दोनों के लाभों को शामिल किया जाता है। देखो, अगर हम अपने ही देश में बिजनेस करते हैं तो स्थानीयकरण होता है, पूरे विश्व के साथ करते हैं तो वैश्वीकरण होता है। तो वैश्वीकरण को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और जो अपने बिजनेस अपने देश में किया जाता है उसे डोमेस्टिक बिजनेस कहा जाता है। तो अगर इन दोनों के ही लाभों को हम ले लें, वैश्वीकरण तथा स्थानीयकरण दोनों के लाभों को शामिल कर लें, तो वो बन जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसके लाभ तो शामिल हों दोनों के, किसके, वैश्वीकरण के, स्थानीयकरण के, पर इसकी हानियों से ये मुक्त होता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि वैश्वीकरण और स्थानीयकरण के सारे लाभ तो मिले, लेकिन जो दोनों की हानियां हैं वो उससे मुक्त हो, उसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य ग्लोबलाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन दोनों के ही अधिकतम लाभ को प्राप्त करना होता है। अब थर्ड टिप्पणी है इसकी, वैश्वीकरण पर माइकल पोर्टर का क्या दृष्टिकोण था। तो जब एक औद्योगिक इकाई की क्रियाओं को विश्व स्तर पर एकीकृत करने से कुछ प्रतिस्पर्धी लाभ की प्राप्ति होती है, तो इस औद्योगिक इकाई को वैश्विक कहा जाता है। तो मान लो कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं विश्व स्तर पर करते हैं, पूरे विश्व में उसे सेल परचेज किया जाता है वैश्वीकरण के आधार पर। तो उसको एकीकृत करने से हमें कुछ प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि और कंपनी से हो सकता है हम उनसे प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाएं और अपनी कंपनी को लाभ प्राप्त करवा सकें। तो इस औद्योगिक इकाई को वैश्विक कहा जाता है। अगर हम प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के विषय में स्रोतों का पता लगाना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम फर्म का गैर सामूहिक दृष्टिकोण भी देखें। तो एक यह दृष्टिकोण ही पोर्टर मूल्य श्रृंखला कहलाता है। तो अगर हम कंपटीशन करना चाहते हैं, उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसे गेन करना चाहते हैं, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम फर्म का गैर सामूहिक दृष्टिकोण देखें, अपने खुद के फर्म मतलब सामूहिक ना हो, वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपनाएं। तो यह दृष्टिकोण ही पोर्टर मूल्य श्रृंखला कहलाता है। हर फर्म अपने उद्योग में व्यवसाय करने हेतु वांछनीय गतिविधियों को एक समूह का निर्माण करती है। तो हर फर्म होती है अपने उद्योग में, जिसको भी देखो, उद्योग और फर्म में फ़र्क होता है। जैसे मतलब सभी टेक्सटाइल कंपनियां हैं वो उद्योग कहलाएंगी, और हर उद्योग की अलग अलग फर्म्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि फर्मों से मिलकर ही उद्योग बनता है। तो हर फर्म अपने उद्योग में व्यवसाय करने के लिए अपनी जो भी उसकी वांटेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो उसको एक समूह का निर्माण करेगी उसको अपनाने के लिए। ये गतिविधियां पोर्टर मूल्य गतिविधियां कहलाती हैं। फर्म के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जिसमें वस्तुओं का विक्रेता द्वारा विक्रय, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशाला में उत्पादों की रचना करना व लेखापालों द्वारा बड़ी बातें बनाना आदि शामिल हैं। तो क्या होता है, इस गतिविधियां पोर्टल जो है हमारी वो क्या कहलाती हैं, जो अगर हम वांछनीय गतिविधियों का एक समूह का निर्माण करें। अब फर्म के द्वारा की जाने वाली सारी एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर कोई विक्रेता है तो वो विक्रय करेगा, मतलब जो होलसेलर है वो सेल करेगा, जो वैज्ञानिक है वो प्रयोगशाला में उत्पादों की रचना करेंगे, जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो भी वो उनका लैब होती है उसमें उत्पादों की रचना करना, मतलब ये वैसा साइंस वाला साइंटिस्ट वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे हम, कि जो भी किसी चीज़ में रिसर्च करते हैं अपनी प्रयोगशाला में, उसमें उत्पादों की रचना करना, उत्पादों की प्रोडक्शन की, और फिर लेखापाल जो भी अकाउंटेंट्स हैं वो जो भी बातें करते हैं वो बातें बनाने, इन सब में शामिल होता है। तो विक्रेताओं द्वारा विक्रय, वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में किए गए उत्पाद की रचना, और लेखापालों द्वारा जो भी वो इससे कनेक्टेड कीमतें वगैरह निर्धारित करने में सहयोग करते हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। ये तकनीकी कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पोर्टल ने फर्म की मुख्य मूल्य श्रृंखला गतिविधियों के विशाल स्ट्रीम को ही मूल्य श्रृंखला कहा है। तो पोर्टल ने क्या कहा है कि जो फर्म की मूल्य श्रृंखला है ना, मूल्य श्रृंखला गतिविधि जो भी प्राइस सीरीज होती है, उसके विशाल स्ट्रीम को ही इसने मूल्य श्रृंखला कहा है। पोर्टल ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता करने वाली फर्मों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि वह अपनी क्रियाकलापों का प्रसार विभिन्न देशों में मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार करे। तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करना है बिजनेस में,
तो फर्म को ये निश्चित करना पड़ेगा कि वो किस तरह के अपने एक्टिविटीज़ को प्रसार करें जिससे कि देशों में मूल्य श्रृंखला में वो शामिल हो सके। क्योंकि देखो, अगर हम अपनी कोई प्रोडक्शन की प्राइस रखते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए कि हम कंपटीशन में टिके रह पाए, ना तो प्राइस हमारे इतने ज़्यादा हों कि कोई परचेज़ ना करे गुड्स को, और ना ही इतने कम हो कि इसमें हमें लॉस हो। ठीक है, तो फर्म को विभिन्न देशों में मूल्य श्रृंखला में देखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ मान लो हमारे देश में 100 रुपये की मिलती है, हो सकता है दूसरे देश में $2 की मिले, तो इस तरह से मूल्य श्रृंखला को एडजस्ट करना पड़ता है। फर्म के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने की युक्ति को 2 आयामों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, विश्वव्यापी स्तर पर किए जाने वाले फर्म के कार्यों का संगठन करना, या विश्व को एक ऐसे स्थान के रूप में कहा जा सकता है जहाँ पे मूल्य श्रृंखलाओं की क्रियाओं का निष्पादन किया जा सके। इसमें स्थानों को भी शामिल किया जाता है। तो अगर हम पूरे विश्व को के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो एक ऐसे स्थान के रूप में कहा जा सकता है जहाँ पर मूल्य श्रृंखला की क्रियाओं का निष्पादन किया जा सकता है। मतलब एक पूरे देश में एक ही वस्तु, जो पूरा विश्व है उसमें एक ही वस्तु अलग अलग रेट्स पर मिलती है ना। ठीक है, कोई चीज़ जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इंडिया में 100 रुपये की मिलती है, तो यूएसए में वो $2 की मिलती है। तो इस तरह से मूल्यों का निष्पादन किया जाना चाहिए जिससे कि सभी को ना तो लॉस हो और वो प्रतियोगिता में टिके भी रह सके। दूसरी बात है, दूसरे क्षेत्र में पोर्टल ने बताया कि विभिन्न देशों में निष्पादन की जाने वाली क्रियाओं में से किस प्रकार से पारस्परिक समन्वय बिठाया जा सकता है। तो हमें विभिन्न देशों के साथ अगर बिजनेस करना है तो अपनी एक्टिविटी को किस तरह से उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर सके, पारस्परिक समन्वय बिठाया जा सके उनके साथ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त व्याख्या के आधार पर कोई भी उद्योग तब वैश्विक होते हैं जब विश्व स्तर पर समन्वय में होने वाले लाभ लागत से अधिक हो जाते हैं। तो अगर हमें बिजनेस करना है, तो अगर हम पूरे विश्व के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें लाभ भी तो अधिक होने चाहिए ना। ऐसा होना चाहिए कि लाभ लागत से अधिक हो, जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट से अधिक हो, तभी बिजनेस करेंगे। तो पूरे विश्व स्तर पर हमें इस तरह से कोऑर्डिनेट करना होता है अपने बिजनेस को कि जो हमारे प्रॉफिट है वो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा आए। क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो उनका मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस करता है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है। ठीक है, गवर्नमेंट तो फिर भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, बट जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करती हैं। तो इस तरह से उनको अपनी पूरे विश्व के साथ समन्वय स्थापित करना है जिससे कि वो अपनी प्रॉफिट को कॉस्ट से ज़्यादा ले पाए। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। तो IBO के 5 चैप्टर्स हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।